हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एग्जाम्पलर का चैप्टर 8 को सोल्व करने वाले हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 कहता है कि नीचे दी गई जीवों को सूची में वो कौन सा जीव है जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। कि जनन की दो विधियां होती है। जनन की क्या होती है? दो विधियां होती है, एक लैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि जिसमें नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। तो वैसे जनन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या कहते हैं कि जिसमें नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए नर और मादा दोनों का जरूरत नहीं होता, दोनों मिलकर दोनों भाग नहीं लेते। ठीक है, में अलैंगिक विधि से जनन होता है। तो सबसे पहले हमारा केला के पौधे में क्या होते हैं? अलैंगिक विधि से जनन होते हैं। दूसरा है कुत्ता में लैंगिक विधि से जनन होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है ईस्ट में अलैंगिक विधि से जनन होता है। और चौथा है अमीबा में भी क्या होता है? अलैंगिक विधि से जनन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 तथा 4। ऑप्शन नंबर भी क्या सही हो जाएगा? ये तीनों हैं जिसमें अलैंगिक विधि से जनन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पुष्प में नर और मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले दो भाग क्या हैं? तो पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले जो दो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? परागकोश होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंथर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर, ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो ये परागकोश से नर युग्मक का उत्पत्ति होता है और अंडाशय से मादा युग्मक की उत्पत्ति होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम क्या है। एक पुष्प में लैंगिक जनन के दौरान सबसे पहले जब क्या होते हैं कि जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? परागन होता है। क्या होता है? परागन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। परागन के बाद क्या होता है कि क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। और उसके बाद भ्रूण से किसका निर्माण होता है? नवोभीत का, जिसका हम लोग क्या कहते हैं? जिसको सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। तो ये हुआ, मतलब एक पुष्प में क्या हुआ? लैंगिक जनन का सही क्रम हुआ। सबसे पहले परागन से निषेचन, निषेचन से भ्रूण और भ्रूण से नवोभीत। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन होती है उसमें क्या होता है कि मतलब सिर्फ एक ही क्या होते हैं? सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, या तो नर या तो मादा। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो युग्मक होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें अधिक समानता होती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला कहता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, तो ये भी हमारा सही है। दूसरा कहता है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, तो ये सही है। तीसरा कहता है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले, तो ये कथन अलग गलत है। लैंगिक जनन अलग होता है और अलैंगिक जनन अलग होता है। चौथा कहता है कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, तो ये भी गलत है। लैंगिक जनन अलग और अलैंगिक जनन अलग। अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में समानता का कारण क्या है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है और दूसरा अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 तथा 2। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नंबर 5 कहता है कि जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं। तो क्या होता है कि जनकों मतलब माता पिता से जो संतानों में लक्षण जाती है वो किसमें विद्यमान होते हैं? वो जो संतानों में जो लक्षण जाते हैं वो किसमें विद्यमान होते हैं? जीन में विद्यमान होते हैं। जीनों के द्वारा लक्षणों का ट्रांसफर होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं। तो जनकों से जो संतति में
जो संप्रेषित लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, जनकों से समानताएं को भी प्रदर्शित करते हैं और जनकों से क्या असमानताएं को भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसकी, जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं को भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अमीबा, स्पाइरोगोरा और यस्ट में जनन की समानता विशेषता क्या होती है। तो ये सब जो क्या है कि ये सब एक कोशिकीय जीव हैं और ये सारे जो हैं क्या अलैंगिक विधि से क्या करते हैं, जनन करते हैं। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती है जिसमें मुकुलन है, विखंडन है, बहुविखंडन है। तो इसमें क्या होते हैं कि ये सारे जो हैं एक कोशिकीय जीव हैं और सारे क्या करते हैं, अलैंगिक रूप से क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्पाइरोगोरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। कि स्पाइरोगोरा है जो एक क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है और इसके जो तंतु होते हैं वो विकसित होने के बाद क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर छोटा टुकड़ा विकसित होकर क्या बन जाता है, हर छोटा टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है। हर छोटा टुकड़ा विकसित होकर एक क्या हो जाता है, नया जीव बन जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्पाइरोगोरा के जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ताकि प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है ए मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसमें क्या होता है कि जैसे हाइड्रा जैसे एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि जब उसमें लगातार क्या होता है कि जैसे सेलों का जो मतलब ये एक सेल है तो इसमें क्या होता है, लगातार सेलों का क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। और उसी के मतलब विभाजन के दौरान कहीं एक जगह से क्या हो जाता है, एक मुकुल निकल जाता है जो आगे बढ़कर क्या हो जाता है, एक नया जीव का रूप ले लेता है। और जब नया जीव ये बनता है तो इससे टूटकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसके बाद है द्विव विभाजन। तो क्या होता है कि द्विव विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं जो क्या होते हैं, दो टुकड़ों में बट जाते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े में बट जाते हैं। और तीसरा है बहुविभाजन। बहुविभाजन में क्या होता है कि जीवों की एक कोशिका बहुत सारे टुकड़ों में क्या होती है, टूट जाती है। बहुत सारे टुकड़ों में क्या होती है, टूट जाती है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें क्या होता है, बहुविभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। पुष्पी पौधों में जनन के दौरान होता है युग्मक का मिलान। मतलब सबसे पहले गैमेट्स का क्या होता है, मिलान होता है और उसके बाद क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। और जायगोट के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और उसके बाद क्या बन जाता है, भ्रूण के बाद क्या बनता है, नई नवोभीत बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। तो पुष्पी पौधों में जनन के दौरान सबसे पहले दोनों युग्मक मिलते हैं। युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है और उसके बाद किसका, नवोभीत का निर्माण हो जाता है। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का था कि एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है। कहता कि एक स्पीशीज के जनक मतलब माता पिता और उनके संतानों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हमेशा समान क्यों बनी रहती है। तो क्या होता है कि जब लैंगिक जनन होता है, क्या होता है, लैंगिक जनन होता है तो जो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि माता के पिता में माता में XX और पिता में क्या पाया जाता है, XY पाया जाता है। अगर ये दोनों मिलता है तो मतलब इसके कारण क्या होता है कि हर बार संतानों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती, दोगुनी हो जाती। तो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या होता है, जब जनन लैंगिक जनन होता है तो उसमें माता का आधा गुणसूत्र और पिता का आधा गुणसूत्र मिलता है, जिस कारण क्या होती है कि जो मतलब गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि युग्मनक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधा ही होकर क्या होती है, मिलती है। युग्मनक बनने के दौरान आधा गुणसूत्र माता का और आधा गुणसूत्र पिता का मिलता है, जिसके कारण जो मतलब गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या रहती है, हमेशा नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राइजोपास में नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणु धानियां लगी होती है। तो क्या होता है, राइजो एक प्रकार का बहुकोशिकीय क्या है, पौधे का रूप है जिसमें क्या होता है कि मतलब इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये नलिकाकार रूप होता है, इस पे ये क्या होता है, बीजाणु धानी होता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, किसी बीजाणु धानी में क्या होता है
जनन की क्रिया होती है। इस नलिकाकार सूत्र जिससे क्या होती है बीजाणु धानी लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का था कि कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में किससे बने होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो नए पौधे होते हैं वो पौधों के बीजों से न बनकर किससे, पौधों के बीजों से न बनकर पौधों के किससे, पौधों के क्या होते हैं, तना, जड़ें और पत्तियों से बनती है। तना, जड़ें और पत्तियों से बनती है। तो इस प्रकार के मतलब प्रवर्धन को या रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन में जो नए पौधे होते हैं वो तना, जड़ें और पत्तियां से बनती है। जैसे आपने रोज का प्लांट देखा होगा कि रोज प्लांट को हम लोग, नया प्लांट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोज प्लांट के क्या लगाते हैं, तना को लगाते हैं। तो रोज प्लांट में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। तो हमारा ऑप्शन भी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डबल रोटी के स्लाइस पर कवक तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो सबसे पहले जो डबल रोटी के स्लाइस होते हैं क्या होते हैं कि उनमें बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। और जो मतलब हार्श कंडीशन में भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि डबल रोटी में नमिक और पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि मतलब इसमें कवक तेजी से फैलने के लिए बड़ी संख्या में जीवाणुओं का होना और डबल रोटी में नमिक और पोषक तत्वों का उपलब्धता होना उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 15 का था कि पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में किन किन के बीच दूरी पर निर्भर करता है। तो क्या होता है कि जब फूलों में जनन होते हैं तो जो नर जनक होता है वो कहाँ से, पराग कोश से निकलकर, कहाँ से, पराग कोश से निकलकर कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र में जाता है। कहाँ से जाता है, पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र में जाता है। और ये वर्तिकाग्र जो होता है वो किससे, पराग नली से होते हुए कहाँ तक, मतलब ये जो पराग कोश होता है वो कहाँ जाता है, अंडाशय में जाता है। ठीक है। तो जो मतलब ये जो पराग नली का जो लंबाई है वो किस पे डिपेंड करता है, वर्तिकाग्र के ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र का निचला भाग पर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का था कि पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। कथन एक है कि पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं। तो ये गलत। क्या होता है कि पुष्प हमेशा उभयलिंगी नहीं होते हैं। दूसरा कथन कहता है कि ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं। तो ये कथन सही है। जो पुष्प होते हैं पौधे के वो क्या होते हैं, लैंगिक जनन के अंग होते हैं। तीसरा कथन कहता है कि ये पौधों के सभी वर्गों में क्या किया जाता है, पाए जाते हैं। तो ये कथन गलत है। पौधों के सभी वर्गों में पुष्प पाए नहीं जाते हैं। चौथा कथन कहता है कि निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं। तो ये कथन सही है। जब फूलों का निषेचन हो जाता है तो उसके बाद फूलों से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो हमारा सही कथन हो जाएंगे 2 तथा 4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है। तो क्या होता है कि एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही जनन अंग पाए जाता है, या तो स्त्री केसर या तो पुंग केसर। तो कथन एक कहता है कि इसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प में कोई एक ही पाया जाता है। कथन 2 कहता है कि इनमें या तो पुंग केसर होते हैं या तो क्या होते हैं, स्त्री केसर होते हैं। तो ये कथन क्या है, सही है कि एक लिंगी पुष्प होते हैं उसमें या तो पुंग केसर होते हैं या तो स्त्री केसर होते हैं। कथन 3 कहता है कि इनमें परागन होते हैं। तो ये सही है कि मतलब एक लिंगी पुष्प में भी क्या होता है, परागन होता है। कहता है कि कथन 4 कहता है कि वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते। तो ये भी कथन सही है कि मतलब वो एक लिंगी पुष्प जिनमें सिर्फ पुंकेसर होता है उनका फल, उनमें क्या होते हैं, फल उत्पन्न नहीं हो पाते। तो हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2, 3 तथा 4 जो है क्या है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 कहता है कि इनमें 2 प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो ये कथन सही है। जब भी लैंगिक जनन होगा तो उसमें 2 युग्मकों की आवश्यकता होगी। उसके बाद कहता है कि निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है। तो ये भी कथन क्या है, सही है कि मतलब जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें निषेचन क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद कथन तीसरा कहता है कि इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता है। तो ये भी कथन सही है कि जब 2 युग्मकों का मिलान होता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है।
कथन 4 कहता है कि इससे बनने वाली संतति क्लोन होते हैं, तो ये गलत है, इससे बनने वाली संतति क्लोन नहीं होती है। जो सही कथन हो जाएगा सी हो जाएगा 1, 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि चित्र 8.1 में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं। तो ये जो एक चित्र दिया गया है किसका है, बीज का है। तो ये जो ऊपर होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रांकुर, जिससे क्या होता है कि मतलब तना का ग्रोथ होता है, और नीचे होता है जो मूलांकुर होता है जिससे क्या होता है, जड़ का विकास होता है। और जो ये बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, बी है, जो क्या है बीज पत्र है। तो हमारा जो भाग ए है वो क्या हो जाएगा, प्रांकुर हो जाएगा, भाग बी है जो क्या हो जाएगा बीज पत्र हो जाएगा, और भाग सी है जो क्या हो जाएगा मूलांकुर हो जाएगा। तो हमारा कथन सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि जो लैंगिक जनन के दौरान जो होता है, जो क्या होता है कि जो मतलब अनुवांशिक पदार्थ आते हैं वो एक ही स्पीशीज के 2 जनकों से आते हैं। क्या आते हैं, एक ही पदार्थ के 2 जनकों से, मतलब क्या होता है डीएनए आता है माता और पिता दोनों से, माता और पिता 2 लोगों से डीएनए आता है। इसलिए मतलब क्या होता है कि मतलब लैंगिक जनन में क्या होते हैं कि विविधता पाई जाती है, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के 2 जनकों से आता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है। तो इस सीधा सा मतलब हो जाएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता दर को बनाए रखे, इसलिए जीवों को जनन करना क्या है, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। तो पहला कहता है दूध दांतों का टूटना, तो दूध दांतों का टूटना लैंगिक परिपक्वता से कोई मतलब नहीं है। दूसरा कहता है कद का बढ़ना, तो कद बढ़ने से भी लैंगिक परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा कहता है आवाज का भारी होना, तो आवाज का भारी होना है वो किसको सूचित करता है, लैंगिक परिपक्वता को सूचित करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि वो कौन सी घटना है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा रजोधर्म। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पुरुषों में वृषण वृक्ष कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इससे शुक्राणु बनने में क्या होती है, सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं होता। तो सबसे पहला एक कहता है कथन है कि जनन कोशिकाओं का निर्माण, तो ये क्या है, ये सही है, ये मतलब क्या है वृषणों का ये क्या होता है, कार्य होता है। दूसरा टेस्टोन का स्राव, तो ये क्या है, ये भी सही है, ये क्या होता है कि टेस्टोन एक क्या है मेल सेक्स हार्मोन है, तो ये क्या होता है कि ये सही है, ये वृषणों से इसका स्राव होता है। तीसरा है अपरा का विकास, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपरा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, जो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में बनता है। और तीसरा है ईस्ट्रोजोन का स्राव, तो ईस्ट्रोजोन एक क्या है, फीमेल हार्मोन है। तो हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, जो शुक्राणु सबसे पहले वृषण में बनता है, वृषण के बाद शुक्रवाहक में जाते हैं, और शुक्रवाहक से कहाँ जाते हैं, मूत्रमार्ग में जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित नहीं होता। तो सबसे पहला जो कथन ऑप्शन है ए है, तो सबसे पहला ए ऑप्शन है वो क्या है, सिफिलिस है, तो ये क्या है, यौन संचारित रोग है। दूसरा ऑप्शन है बी है वो क्या है, हिपेटाइटिस है, तो ये एक यौन संचारित रोग नहीं है। तीसरा HIV, ये भी एक यौन संचारित रोग है। और चौथा है गोनोरिया, ये भी एक क्या है, यौन संचारित रोग है। तो इसमें जो हिपेटाइटिस है वो यौन संचारित रोग नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लास 10 के NCERT एग्जाम्पलर का चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।